Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि अब आपके पाठ का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसी के अंतर्गत आज आप को मैं आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 3 जिसका शीर्षक है देश प्रेम कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आओ हम पहले इस कहानी को पढ़ें और समझें। एक जापान, यह कहानी जो है बच्चों वह जापान के बारे में है कि जापान एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश भी इससे कोसों दूर हैं। इसे एशिया महाद्वीप की शान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है बच्चों। सुबह के सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। यहाँ के लोग यानी कि जापान के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी रहती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, पर ये लोग अपने देश का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं। किसी विदेशी ने एक जापानी व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा ली, क्योंकि सभी कोई जानता था कि जापान के लोग अपने देश के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं। इसलिए एक बार एक व्यक्ति एक जापानी से उसके देशभक्ति की परीक्षा लेने की सोची, तो गए वहाँ पर और एक जापानी व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। जापानी कहता है कि बौद्ध धर्म को। विदेशी फिर उससे क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि उसकी जानकारी वो लेना चाहता है कि जो धर्म को अपनाए हुए है, जिस धर्म का यह अनुयायी है, जिस धर्म का यह मानने वाला है, वह धर्म, उस धर्म की स्थापना किसने की थी। इसलिए विदेशी आदमी जो है वह प्रश्न पूछता है उससे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाला। तो ये जापानी जवाब देता है कि महात्मा बुद्ध। विदेशी फिर पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब होता है बच्चों आस्था। जापानी कहता है भरपूर। फिर विदेशी पूछता है कि यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे। अब ये प्रश्न बहुत ही उसके लिए कठिन था कि महात्मा बुद्ध को वह पूछता है, उसका अनुयायी है, उनके धर्म का अनुयायी है, उनके धर्म को मानता है। ऐसे में विदेशी उसे जांचने के लिए प्रश्न पूछ दिया कि यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या करोगे। अब विदेशी ये जापानी का जवाब था कि जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा, जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। देश हमारे लिए धर्म से भी बड़ा है। कितनी अच्छी बातें बोली कि हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन धर्म के लिए हम अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते हैं। तो यही राष्ट्रभक्ति, यही देशभक्ति कहलाता है। ये नहीं कि हम धर्म में अंधे होकर हम राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हों। विदेशी व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनकर भौचक्का रह गया। जापानियों के देश प्रेम को देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर से खूब सजा कर रखते हैं। वे घरों की साफ सफाई भी बहुत ध्यान देते हैं। जापानी लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी संपत्ति को, देश की संपत्ति को तोड़ो फोड़ो, लूटो खसोटो, ऐसी उसकी भावना उनकी नहीं रहती है। वे अपने थैले में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। यदि यात्रा करते हुए उन्हें बस की सीट थोड़ी सी भी फटी हुई दिख जाती है तो वे तुरंत सुई धागा लेकर उसे
ठीक कर देते हैं। शायद इसलिए जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है। तो ऐसे लोग जहाँ रहेंगे तो स्वाभाविक है बच्चों कि वह देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा ही। ऐसा नहीं कि हम जिस सीट पर बैठते हैं, हमारी क्या आदत है कि हम जिस सीट पर बैठते हैं उसको फाड़ने का प्रयास करते हैं। हम जहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं हम उसी बेंच डेस्क को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें ना अपने विद्यालय की संपत्ति के प्रति अपना कोई कर्तव्य है, ना हमारा देश के प्रति अपना कर्तव्य है। आगे बच्चों कि कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के शहरों का भ्रमण किया, जापान के शहर में घूमा। अंत में छात्र भारत लौटते समय जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचे। जापान की राजधानी टोक्यो है बच्चों, तो वे टोक्यो पहुँचे। दिल्ली के लिए उनकी उड़ान शाम को 8 बजे की थी। छात्रों ने सोचा क्यों ना आज फिर टोक्यो में कुछ समय घूमा जाए। गाइड ने उन्हें बताया कि आजकल टोक्यो में एक पुस्तक मेला चल रहा है। सभी छात्र मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी। एक छात्र को एक पुस्तक पसंद आई जो कुछ पुरानी सी लग रही थी। उसने सोचा कि इस पुस्तक को खरीदने पर कुछ छूट मिल जाएगी। वह पुस्तक लेकर पुस्तक विक्रेता के पास गया। छात्रों ने सोचा कि पुस्तक विक्रेता ने छात्र से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? पुस्तक विक्रेता पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं? छात्र ने कहा कि वह भारत से आया है और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। अब पुस्तक विक्रेता ने कहा कि यह किताब अच्छी हालत में नहीं है, इसकी हालत अच्छी नहीं है, तो आप मैं इसे आपको बेचना तो दूर मुफ्त में भी नहीं दे सकता हूँ। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए ज़रूर मंगवा सकता हूँ। छात्र ने सोचा कि शायद पुस्तक विक्रेता ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, अतः उसने पुस्तक लेने में अनिच्छा प्रकट कर दी कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। दुकानदार ने बोला कि आप घबराइए मत। दुकानदार कहता है उससे, जब उसने अनिच्छा जाहिर कर दी कि नहीं मैं नहीं लूँगा, छात्र को लगा कि नया पुस्तक देगा तो ज़्यादा दाम लेगा, इसलिए वह बोल दिया कि नहीं अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी दुकानदार कहता है कि आप घबराइए मत, मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नौकर को पुस्तक लाने भेज दिया। 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आ गया। दुकानदार ने अच्छी तरह से जांच परख कर पुस्तक छात्र को दे दी कि एक भी पन्ना उसका फटा हुआ नहीं होना चाहिए। छात्र यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया कि ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई दुकानदार इस तरह से किसी अपने कस्टमर से व्यवहार करे। उसने दुकानदार से कहा कि भाई, तुम्हें यह पुस्तक मुझे उपहार में ही देनी थी तो पहले वाली पुस्तक ही क्यों नहीं दे दी? अब छात्र कहता है कि जब आपको मुझे पुरस्कार में ही देना था तो पुरानी पुस्तक दे देते, नई पुस्तक मंगवाने की क्या आवश्यकता थी? वह भी तो अच्छी हालत में थी, पुरानी थी पुस्तक देखने में लेकिन ठीक ठाक ही था। इस पुस्तक को लाने के लिए इतना कष्ट और अपना कीमती समय क्यों लगाया? छात्र कहता है दुकानदार से कि आपने इतना परेशान क्यों हुआ और अपना समय भी बर्बाद किया, आप वही पुस्तक हमें दे देते। दुकानदार ने कहा, भाई तुम विदेशी हो, जब तुम अपने देश जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि जापान से क्या लाए हो। तुम उन्हें यह पुरानी पुस्तक दिखाओगे, इसे देखकर लोग सोचेंगे कि शायद जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तकें मिलती होंगी। हमारे यहाँ धड़ल्ले से ऐसी पुस्तकें मिलती हैं और दुकानदार आराम से बेचते हैं बच्चों। उन्हें अपने देश के प्रति कोई भावना ही नहीं है, देश के प्रति कोई भावना ही नहीं है। ऐसे हम अपने विदेशियों के साथ हमेशा अपने देश की भलाई के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वो अगर बाहर जाएंगे अपने देश जाकर हमारे देश की तारीफ करेंगे। इसे अब दुकानदार कहता है कि इसे देखकर लोग समझेंगे कि जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तकें मिलती होंगी। आपके भारत में लोग मुझे नहीं जानते हैं पर मेरे देश को ज़रूर जानते हैं। मेरे थोड़े से लालच से मेरे देश की बदनामी हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। सोचो दुकानदार की सोच अपने देश के प्रति कितनी थी कि उसे पैसा नहीं मिलेगा इसका कोई नहीं है, लेकिन उसका देश बदनाम न हो
इसके लिए उसने उस पुस्तक को मुफ्त में दे दिया। दुकानदार के देश प्रेम को देखकर लड़का आश्चर्यचकित रह गया। तो बच्चों, कोई भी देश तुच्छ या महान नहीं होता, खुद से तुच्छ और महान नहीं होता है, वहाँ रहने वाले लोग ही उसे तुच्छ या महान बना देते हैं। जब देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव यानी कि प्रेम की भावना उत्पन्न हो, तभी उसका देश स्वर्ग बन सकता है। बच्चों, इसलिए हमें अपने देश के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अपने देश को बदनाम करने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। बाहर से हमारे भी देश में पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो ये देखकर नहीं जाएं कि भारत में हमने इस तरह का दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, अनाचार कदाचार सब देखकर वो जाता है, तो इससे हमारे देश की बदनामी होती है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। धन्यवाद।